नमस्कार। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर नवाचारों के लिए जाना जाता है और कॉलेज शिक्षा विभाग द्वारा सहायक आचार्य कॉलेज शिक्षा राजस्थान परीक्षा हेतु विभिन्न विषयों की मॉक टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जा रहा है और उसे नाम दिया गया है ज्ञान परख। ज्ञान परख अर्थात स्वयं के लिए अवलोकन। इस कार्यक्रम में विभिन्न विषयों से संबंधित जो ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज है उसका सतत यहाँ पर सिलसिलेवार आयोजन किया जा रहा है और इसका उद्देश्य है कि युवा पीढ़ी को अधिक से अधिक मार्गदर्शन, सहायता और सुविधा उपलब्ध करवाई जाए ताकि हर युवा को आगे बढ़ने के समान अवसर उपलब्ध हो सके। इसलिए विभिन्न विषयों की यहाँ पर मॉक टेस्ट यहाँ पर आयोजित किए जा रहे हैं और उन्हीं प्रश्न पत्रों के समीक्षा सत्र यहाँ पर समस्या समाधान हेतु आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे कि छात्रों को, प्रतिभागियों को, साथियों को तमाम प्रकार की सुविधा और मार्गदर्शन उपलब्ध हो सके। ज्ञान परख का प्रश्न पत्र समीक्षा सत्र है। द्वितीय प्रश्न पत्र की बात हम कर रहे हैं जो कि आज यहाँ पर संपादित हुआ है और इस प्रश्न पत्र में जब हम देखते हैं तो हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उससे संबंधित विभिन्न प्रश्न पत्र पाठ्यक्रम में समावेशित किया गया है। यदि हम हिंदी साहित्य का पाठ्यक्रम देखते हैं तो हिंदी साहित्य के इतिहास के विभिन्न उपविषय यहाँ पर शामिल किए गए हैं और उससे संबंधित प्रश्न यहाँ पर लिए जाते हैं और उसी के संदर्भ में हम इन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो जो पहला प्रश्न है कि आदिकाल सर्वाधिक विरोधों एवं व्याघातों का युग है। ये सत्य है कि आदिकाल बहुत अधिक विरोधों और व्याघातों का युग रहा है, क्योंकि वहाँ पर नामकरण में भ्रांतियाँ रहती है। जो साहित्य है वो अपभ्रंश भाषा का भी साहित्य मिलता है और हिंदी का भी, तो वहाँ पर कहाँ से उसकी सीमा मानी जाए। इस तरह आदिकाल में बहुत सारे विवाद, नामकरण से लेकर विभिन्न प्रवृत्तियों से लेकर अनेक विवाद वहाँ माने जाते हैं। लेकिन ये कथन यदि देखा जाए तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का माना जाता है और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था कि आदिकाल सर्वाधिक विरोधों एवं व्याघातों का युग है। यदि इसी क्रम में देखें तो शुक्ल इस कालखंड के लिए कहते हैं कि अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग है। अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग। तो यहाँ नामकरण से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं और विभिन्न आलोचकों ने इस काल के बारे में क्या राय दी है वो भी पूछी जाती है। द्विवेदी ही एक और कथन भी कहते हैं कि 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। तो ये भी एक बात, एक कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का मिलता है जो कि आदिकाल के संबंध में है। तो आदिकाल जैसा कि हम जानते हैं कि वहाँ अपभ्रंश काव्य भी मिलता है, देश भाषा काव्य भी मिलता है और आदिकाल को विभिन्न नामों की संज्ञा दी गई है। वहाँ पर उसे प्रारंभिक काल भी कहा गया है, उसे वीरगाथा काल भी कहा गया है। यदि हम देखें तो चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन कहते हैं, प्रारंभिक काल मिश्र बंधु कहते हैं, गणपति चंद्र गुप्त कहते हैं, बीजवपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। इस प्रकार विभिन्न नामकरण आदिकाल को दिए गए हैं और शुक्ल वीरगाथा काल इसे कहकर पुकारते हैं और बाद में हजारी प्रसाद द्विवेदी इसे आदिकाल की संज्ञा से नवाजते हैं। तो इस प्रकार विभिन्न नामकरण हैं। एक और बात, वीर काल से संबंधित भी प्रश्न पूछा जाता है। तो वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। इसी तरह संधि काल और चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा कहते हैं। तो ये आदिकाल की बात हमने इस प्रश्न के माध्यम से की। अगला प्रश्न है कि स्वयंभू का कौन सा ग्रंथ अपूर्ण है। तो जब हम स्वयंभू की बात करते हैं तो स्वयंभू कौन है? जैन परंपरा के प्रथम कवि माने जाते हैं। जैन साहित्य जो आदिकाल में लिखा गया, जैन परंपरा के प्रथम कवि के रूप में माने जाते हैं। यदि इनका समय देखें तो 783 ईस्वी इनका समय ठहरता है। और जब हम इनके ग्रंथों की बात करते हैं, जैसा कि विकल्प में दे रखा है कि स्वयंभू छंद, पौम, चरियु और रिठनेमी चरियु, ये 3 ग्रंथ मिलते हैं। लेकिन प्रश्न है कि कौन सा ग्रंथ अपूर्ण है। तो जब हम
पौंचरों की बात करते हैं तो राम का चरित्र यहाँ पर दिखाई देता है। रामचरित्र का विस्तार से वर्णन इस ग्रंथ में किया गया है। और यदि इसके विस्तार में जाएं तो इसमें 5 कांड हैं और संधियां हैं। तो संधियां यहाँ पर 83 संधियों में, 5 कांड और 83 संधियों में ये जो ग्रंथ है वो लिखा गया है। विशाल महाकाव्य है और अपभ्रंश का आदि काव्य इसे माना जाता है। यदि हम देखें तो स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि भी कहा जाता है, तो ये भी ध्यातव्य है, प्रश्न पूछ लिया जाता है। हम बात कर रहे थे कौन सा ग्रंथ अपूर्ण है, तो यदि हम देखें तो पौंचर्यु ही अपूर्ण रहता है, जिसे इनके जो पुत्र हैं त्रिभुवन वो इसे पूर्ण करते हैं। तो ये एक और तथ्य यहाँ पर कि इनके पुत्र त्रिभुवन इसे पूर्ण करते हैं और ये तुलसीकृत रामचरित मानस पर भी इसका प्रभाव पड़ा है। तो यहाँ पर इसीलिए इन्हें अपभ्रंश का कालिदास कहा जाता है, अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। ये कुछ संज्ञाएं इन्हें दी गई है और अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि, व्यास और कालिदास तीनों ही कहा जाता है। और यदि इनकी बात करें तो ये अपनी भाषा को देशी भाषा कहकर बुलाते हैं। शुक्ल ने आदिकाल पर विचार करने हेतु कितने ग्रंथों को प्रामाणिक माना है? तो जब हम आदिकाल की बात करते हैं तो जैसा कि वीरकाल, संधिकाल, जयकाल, आधार काल, अपभ्रंश काल, वीरगाथा काल, बीजवपन काल, चारण काल, विभिन्न संज्ञाओं से इसे नवाजा गया है। और शुक्ल जो आदिकाल की बात करते हैं वो वीरगाथा काल इसे नाम देते हैं। और आदिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल 2 भागों में बांटते हैं। उसके समूचे काव्य को एक में अपभ्रंश काव्य और एक में देश भाषा काव्य, ये 2 भागों में विभाजित करते हैं। अपभ्रंश काव्य में वे 4 रचनाओं को रखते हैं, जिसमें विजयपाल रासो, हम्मीर रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका, ये 4 रचनाएं हैं। और देश भाषा काव्य में यदि देखें तो खुमान रासो, बिसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, मैं संक्षिप्त में यहाँ लिख रही हूँ, जयचंद्र प्रकाश, जयमयंक जस चंद्रिका, परमाल रासो जिसे आला खंड भी कहा जाता है, खुसरो की पहेलियां, और विद्यापति की पदावली। तो जब हम देखते हैं तो 8 काव्य जो हैं वो देशभाषा काव्य में रखे गए हैं और 4 अपभ्रंश में। तो इन्हीं को मिलाकर यही 12 रचनाएं हैं जिसके माध्यम से आदिकाल का नामकरण शुक्ल वीर गाथा काल करते हैं। और वो लिखते हैं कि इनमें से अंतिम 2 अर्थात खुसरो की पहेलियां और पदावली और बिसलदेव रासो को छोड़कर सभी वीर गाथा काव्य ही हैं। तो इस आधार पर वो 12 ग्रंथों का जिक्र करते हैं और उन्होंने जो आदिकाल पर विचार करने हेतु 12 ग्रंथों को ही प्रामाणिक माना है। तो डी विकल्प यहाँ पर सही बैठता है। अगला प्रश्न है कि आदिकाल की प्रधान साहित्यिक प्रवृत्ति क्या है? तो जब हम आदिकाल की प्रवृत्ति देखते हैं तो वहाँ पर वीर गाथात्मक प्रवृत्ति अधिक मिलती है, क्योंकि इस समय युद्धों का समय था और युद्धों का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन वहाँ पर किया जा रहा था। और इस प्रकार यदि मूल प्रवृत्ति देखें तो यद्यपि श्रृंगार की बात भी वहाँ है, लेकिन जो मूल प्रवृत्ति, प्रधान प्रवृत्ति की बात आती है तो वीर गाथा परक प्रवृत्ति वहाँ अधिक है। क्योंकि जो रासो काव्य है मूलतः, जब हम खुमान रासो की बात करते हैं, पृथ्वीराज रासो की बात करते हैं, तो वो वीर काव्य की श्रेणी में आता है और इसलिए इस काल की प्रधान प्रवृत्ति भी, साहित्यिक प्रवृत्ति भी वीर गाथा परक नजर आती है। पृथ्वीराज महाकाव्य किस श्रेणी में आता है? तो पृथ्वीराज महाकाव्य को देखें तो वो विकासशील श्रेणी में आता है। बी
विकल्प का चुनाव करना है। और ये विकासशील इस दृष्टि से भी कहा जा सकता है कि यहाँ पर अनेक काव्य रूढ़ियों का, काव्य परंपराओं का प्रारंभ होता दिखाई देता है, इसलिए विकासशील महाकाव्य की श्रेणी में आता है। बिसलदेव रासो की नायिका कौन है? तो जब हम बिसलदेव रासो की बात करते हैं तो नरपति नाल इसके रचयिता हैं। और बिसलदेव रासो चूंकि प्रेम परक काव्य है, श्रृंगार प्रधान काव्य है, और यहाँ पर जब हम इसकी रचना देखते हैं तो एक तरह से वीर गीत भी इसे कहा जाता है। वीर और श्रृंगार दोनों ही प्रधान प्रवृत्तियां हैं इसमें। तो काव्य रूप में वीर गीत माना गया है। 12वीं शताब्दी में ये रचित है। नरपति नाल इसके रचयिता हैं। और यह एक विरह परक संदेश काव्य है, जिसमें कि अजमेर के जो राजा हैं बिसलदेव और राजा भोज की पुत्री राजमती के विवाह, उनका वियोग और फिर पुनर्मिलन की जो कहानी है, कथा है, वो यहाँ पर नजर आती है। तो राजमती की बात यहाँ पर की गई है। राजमती नायिका है। तो प्रश्न पूछा गया है बिसलदेव रासो की नायिका कौन है? तो सी विकल्प यहाँ पर सही बैठता है, जो कि राजा भोज की पुत्री राजमती है, वो नायिका है। और एक तरह से रासो होते हुए भी श्रृंगारी काव्य है। और यदि इसमें देखा जाए, चूंकि आदिकाल में बहुत सारी परंपराओं का प्रारंभ हुआ है, तो 12 मासा पद्धति के जो प्रारंभिक रूप है वो भी यहाँ पर मिलते हैं। अगला जो प्रश्न है कि अभिमान मेरु किसे कहा गया है? तो जब हम अभिमान मेरु की बात करते हैं तो अभिमान मेरु, चूंकि वहां पर जैन कवियों की बात यहाँ पर कर रहे हैं, तो काव्य रत्नाकर, अभिमान मेरु और कविकुल तिलक की जो उपाधि है वो यहाँ पर यदि देखा जाए तो पुष्पदंत को मिली है। और अभिमान मेरु उन्हें ही कहा गया है, पुष्पदंत को। पुष्पदंत मूलतः शैव थे और बाद में अपने आश्रयदाता के अनुरोध पर वे जैन हो जाते हैं। इनकी जो रचनाएं हैं, नय कुमार चरिऊ है, जसहर चरिऊ है और महापुराण इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। चरित प्रधान काव्य लिखे हैं इन्होंने, आख्यान लिखे हैं। और यहाँ पर देखा जाए तो ये स्वयं को अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कविकुल तिलक आदि की उपाधि देते हैं। तो इस दृष्टि से पुष्पदंत जो विकल्प है वो सही ठहरता है। अगला प्रश्न है कि परमाल रासों का प्रकाशन सर्वप्रथम किसने करवाया? तो जब हम परमाल रासों की बात करते हैं, जिसके कि यदि रचयिता देखे जाएं तो जगनिक है। 13वीं शती इसका प्रकाशन वर्ष माना गया है, उपलब्धि मानी गई है। और वीर गीत की श्रेणी में ये रखा जाता है। और यदि देखा जाए तो परमाल देव के 2 वीरों जो आल्हा और उदल हुए हैं, उनकी वीरता का वर्णन इस काव्य में किया गया है। आल्हा और उदल की। और उत्तर प्रदेश में जो वर्षा ऋतु में आलाखंड के नाम से भी ये गाया जाता है, जिसका केंद्र बेसवाड़ा है। और फर्रुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर जो चार्ल्स इलियट जो हुए हैं, उन्होंने 1865 में, चार्ल्स इलियट नाम ध्यान रखें, 1865 ईस्वी में इसे प्रकाशित करवाया। तो ये विकल्प यहाँ पर सही बैठता है कि फर्रुखाबाद के कलेक्टर चार्ल्स इलियट ने इसे प्रकाशित करवाया। तो सी विकल्प यहाँ पर सही बैठता है। अगला जो प्रश्न है कि 84 सिद्धों में सर्वोच्च स्थान किसका है? तो 84 सिद्धों की जब बात करते हैं तो सिद्धों में जो सर्वोत्कृष्ट स्थान माना गया है वो लुइपा का माना गया है। 84 सिद्धों में ये सर्वोच्च माने गए हैं। लुइपा का समय देखें तो 773 ईस्वी में इनका जन्म मिलता है। तो लुइपा 84 सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। सबसे ऊंचे यदि कवि की देखा जाए तो वे माने गए हैं। अगला प्रश्न है कि वारकरी संप्रदाय का संबंध किससे है? तो जब वारकरी संप्रदाय की बात करते हैं तो वारकरी संप्रदाय चूंकि यदि देखा जाए तो उसका उद्भव जो है दक्षिण भारत के पंढरपुर नामक स्थान पर
13वीं शताब्दी के आसपास इसका मिलता है। और वारकरी का अर्थ यदि देखें तो वारी और करी अर्थात परिक्रमा करने वाला, ये इसका अर्थ निकलता है। इस संप्रदाय के यदि प्रमुख प्रवर्तकों में देखें तो संत ज्ञानेश्वर इसके प्रवर्तक माने गए हैं। तो ज्ञानेश्वरी और अमृतानुभव नाम के दो महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना ज्ञानेश्वर ने की है। और इस संप्रदाय में पंच देवों की पूजा की जाती है। तो यदि इस दृष्टि से देखें तो ये लौकिक साहित्य की श्रेणी में रखा जा सकता है। वैसे तो वारकरी जो संप्रदाय है उसमें विट्ठल, विठोबा, पांडुरंग जो विष्णु से संबंधित ये समुदाय है, लेकिन यदि इसे हम देखें तो इसे लौकिक साहित्य की श्रेणी में रखा जा सकता है। तो वारकरी यदि देखा जाए, वारकरी विट्ठल, विठोबा, पांडुरंग से संबंधित महाराष्ट्र के पंढरपुर का समुदाय है। और वारकरी ज्ञानेश्वर को अपना गुरु मानते हैं जो नाथ पंथ के शैव थे और उनके भक्त वैष्णव थे। तो यहाँ पर लेकिन इनका जो साहित्य है मेरी दृष्टि से लौकिक साहित्य की श्रेणी में रखा जाना चाहिए, यद्यपि ये प्रश्न शोध का विषय है। अगला जो प्रश्न है कि किस साहित्यकार को हिंद का तोता कहा जाता है। तो हिंद का तोता जो 14वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी ने अमीर खुसरो को तोताए हिंद की उपाधि दी थी। यदि हम देखें तो अमीर खुसरो को वो तोता हिंद की उपाधि देते हैं, या फिर हिंद का तोता आप कह लीजिए। तो उस तरह की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर देते हैं। अमीर खुसरो का पूरा नाम अबुल हसन यमुनुद्दीन अमीर खुसरो है और इनका समय 1258 से 1325 ईस्वी है। अवधि का प्रथम कवि भी इन्हें कहा गया है। कुछ आलोचक इन्हें अवधि का प्रथम कवि कहकर पुकारते हैं यदि देखा जाए तो। और इन्हें कवियों में राजकुमार भी कहा गया है। और अवधि का प्रथम कवि डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा है। और खुसरो को यूं खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि भी माना जाता है। तो यहाँ पर यदि देखें तो काव्य भाषा इनकी देखें तो सोरशैनी और पुरानी ब्रजभाषा के मिश्रित रूप में यहाँ पर मिलती है। और संगीत में कव्वाली और तराना गायन शैली के ये जन्मदाता माने जाते हैं। तो अमीर खुसरो की बात हम यहाँ पर कर रहे थे। निम्न में से चंपू काव्य कृति है। तो यदि चंपू काव्य कृति की बात की जाए तो राउलवेल चंपू काव्य कृति है। ये एक शिलांकित कृति है। चंपू काव्य उसे कहा जाता है जिसमें गद्य और पद्य मिश्रित रूप में मिलते हैं, इसीलिए राउलवेल को, जिसके की जो रचयिता है वो अज्ञात हैं, उसे शिलांकित कृति माना गया है और चंपू काव्य की श्रेणी में रखा गया है। बहुत आसान सा प्रश्न है। अगला जो प्रश्न है कि अवधी भाषा का प्रथम कवि खुसरो को मानने वाले आलोचक हैं। अभी हमने बात ही की थी कि अमीर खुसरो को विभिन्न उपाधियों से नवाजा गया है, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी ने तोताए हिंद कहा है। कवियों में राजकुमार डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद कहते हैं। और अवधी का प्रथम कवि यदि देखा जाए तो राम कुमार वर्मा, यहाँ पर ये विकल्प सही कर लिया जाए, राम कुमार वर्मा। तो ए विकल्प यहाँ पर सही ठहरता है। जो अमीर खुसरो की उपाधि से संबंधित है, इनका नाम अबुल हसन था और इनके गुरु जो है निजामुद्दीन औलिया माने जाते हैं। अगला जो प्रश्न है कि विद्यापति मूलतः किस प्रकार के कवि हैं। भाषा नहीं, किस प्रकार के कवि हैं। तो किस रस से संबंधित कवि है, ये बात यहाँ पर विद्यापति के संबंध में की जा रही है। विद्यापति का समय देखें तो 1360 से 1450 ईस्वी इनका समय ठहरता है। ये हम और तथ्य जुटा रहे हैं ताकि ये सत्र जो है आपके लिए और उपयोगी बन सके। 3 भाषाओं में ये 14 ग्रंथों की रचना करते हैं। संस्कृत में भी लिखते हैं, अवहट में कीर्तिलता और कीर्ति पताका लिखते हैं, और मैथिली में पदावली और गौरक्ष विजय जो नाटक की श्रेणी में है उसकी सर्जना करते हैं।
विद्यापति की पदावली बहुत अधिक प्रसिद्ध है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि विद्यापति के पद अधिकतर जो है श्रृंगार के ही हैं, जिसमें नायिका और नायक राधा कृष्ण है। ये सत्य भी है। तो विद्यापति मूलतः श्रृंगारी कवि है, ये विकल्प यहाँ पर सही बैठता है। इन्हें भी अनेक उपाधियां दी गई है। बच्चन सिंह इन्हें जातीय कवि की उपाधि देते हैं और हजारी प्रसाद द्विवेदी श्रृंगार रस के विरुद्ध वाक कवि कहकर पुकारते हैं। मैथिल कोकिल इन्हें कहा गया है अभिनव जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठहार, कवि रंजन, खेलन कवि, दशावधान, पंचानन इत्यादि विभूतियों उपाधियों से भी इन्हें विभूषित किया गया है। विद्यापति ने अपनी किस रचना को कहानी कहा है? तो ये एक प्रश्न यहाँ पर आता है विद्यापति से ही संबंधित कि किस रचना को वो कहानी कहकर पुकारते हैं। तो विद्यापति कीर्तिलता को कहानी कहकर पुकारते हैं, जो कि अवहट्ट में लिखी गई है। कीर्तिलता को कहते हैं और वो कहते हैं कि पुरुष कहानी हो कहो जसु पंथावे पुन्नु। तो ये कीर्तिलता में समावेशित है और इसीलिए जो विकल्प सही ठहरता है वो बी कीर्तिलता। सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को संध्या भाषा किसने कहा है? सिद्ध कवियों की जो भाषा है संध्या भाषा है। 84 सिद्ध माने जाते हैं, जिनका केंद्र जो है श्री पर्वत माना गया है। और जैसा कि हमने देखा सिद्धों में लुइपा जो है वो सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। यदि यूँ देखा जाए तो सिंधों ने संध्या भाषा शैली का प्रयोग किया है और इसका प्रभाव नाथों से होता हुआ बाद में देखें तो निर्गुण संत कवियों पर भी दिखाई देता है। सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा का नाम यदि हम देखें तो अद्वै वज्र तथा मुनिदत्त ने दिया है। तो डी जो विकल्प है वो सही ठहरता है। इनमें हम देखें तो सरपा जो है वो प्रथम सिद्ध कवि माने जाते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ सिद्ध कवियों के संबंध में हमने तथ्य जुटाने के प्रयास किए। अगला जो प्रश्न है कि विद्यापति की पदावली को नागिन की लहर किसने कहा? जैसा कि हम जानते हैं कि विद्यापति से संबंधित बहुत सारी बातें, बहुत सारे उपमान यहाँ पर दिए गए हैं। बच्चन सिंह इन्हें जातीय कवि कहते हैं और हजारी प्रसाद द्विवेदी श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि कहते हैं। उसी तरह नागिन की लहर, चूंकि पदों की सर्जना उसमें ऐसी की गई है, श्रृंगार का अतिरेक है, इसलिए जो निराला है वो इसे नागिन की लहर कहते हैं। इसलिए बी विकल्प का चुनाव प्रतिभागियों को यहाँ पर करना चाहिए। अगला जो प्रश्न है कि पृथ्वीराज रासो का प्रकाशन रुकवाने वाले जो विद्वान हैं वो कौन से हैं? तो जब हम पृथ्वीराज रासो की बात करते हैं, जो कि महत्वपूर्ण ग्रंथ है, यदि हम देखें आदिकाल का, तो चंद्रबरदाई द्वारा रचित है। हिंदी के प्रथम कवि वे माने जाते हैं और ये ग्रंथ भाषा के इतिहास और साहित्य के इतिहास जिज्ञासुओं के बहुत काम का है। ये पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है, ऐसा तक कहा गया है। तो यहाँ पर यदि देखें तो इसे रुकवाने वाले, इसका प्रकाशन रुकवाने वाले जो विद्वान हैं वो जॉर्ज ग्रियर्सन माने जाते हैं और जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसका प्रकाशन रुकवाने का प्रयास किया और ये बी विकल्प सही ठहरता है। कैमास वध किस ग्रंथ की प्रमुख घटना है? तो जब हम कैमास वध को देखते हैं तो कैमास वध पृथ्वीराज रासो की ही प्रमुख घटना है। हिंदी का वास्तविक प्रथम जो महाकवि है वो चंद्रबरदाई को कहा गया है, हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। और कैमास वध नामक जो खंड है उसमें मंत्री कैमास के कामांध हो जाने और इस कारण पृथ्वीराज उसका वध कर देते हैं, ये कथानक लिया गया है। और इसलिए यदि विकल्पों में देखा जाए तो डी विकल्प का चयन प्रतिभागियों को यहाँ पर करना चाहिए। तो ये प्रश्न ठहरता है। अगला प्रश्न है कि किसकी रचना अजमेर के शासक से संबंधित है? तो यदि हम देखें तो नरपति नाहल की जो रचना है बीसलदेव रासो, वो अजमेर के
शासक से संबंधित है, जिसमें हमने कहा था कि अजमेर के राजा जो चौहान बीसल देव हैं और राजा भोज की पुत्री राजमती के विवाह, वियोग और पुनर्मिलन की कथा है, जो कि श्रृंगारी काव्य है। इसलिए यहाँ पर प्रकारांतर से ये प्रश्न पूछा गया है। तो बीसल देव रासो की बात यहाँ पर की जा रही है, जो अजमेर के शासक से संबंधित है। तो बी विकल्प यहाँ पर सही ठहरता है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है कि जसोदा कहा कहो हो बात, तुमरे सुत के करतब मोपे कहत कहे नहीं जात। तो ये पंक्तियां किसकी है, ये किस कवि की काव्य पंक्तियां हैं? जब हम देखते हैं तो ये पंक्तियां चतुर्भुज दास की ठहरती हैं, जो कि अष्टछाप के कवि हैं, जिनकी जो रचनाएं यदि हम देखें तो कीर्तनावली और दानलीला इनकी रचनाएं हैं। ब्रजभाषा में काव्य रचा है, और जब हम इस काव्य को देखते हैं तो उन्होंने कृष्ण के बाल लीला से संबंधित अधिक पद लिखे हैं। तो बी विकल्प यहाँ पर सही ठहरता है। अगला जो प्रश्न है कि जेहि मुख देखा तेहि हंसा, सुनी तेहि आयसु आंसू। तो जब आयसु आंसू जब हम देखते हैं, अवधि की बात यहाँ पर आ जाती है। तो ये पंक्ति भक्तिकाल के किस कवि के बारे में है? तो यदि यहाँ पर देखें तो ये जायसी के बारे में ये पंक्ति कही गई है। तो यहाँ बी विकल्प का चुनाव प्रतिभागियों को करना चाहिए। कर्म जोग पुनि ज्ञान उपासन, सब ही भ्रम भरमायो, श्री वल्लभ गुरु तत्व सुनायो, लीला भेद बतायो। तो ये काव्योक्ति जब हम देखते हैं तो ये सूरदास की काव्योक्ति है। जब वो वल्लभाचार्य से दीक्षित होने की बात करते हैं, उस समय सूरदास ये पद रचते हैं, और सूरदास की पंक्ति है। डी विकल्प है। अगला प्रश्न है कि गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं का क्रम क्या है? तो यूं तो यदि देखें तो तुलसीदास की रचनाओं की जब बात करते हैं तो वहां पर प्रामाणिकता अप्रामाणिकता अर्थात प्रकाशन की दृष्टि से, उपलब्धता की दृष्टि से वहां पर कुछ विसंगतियां मिलती हैं, लेकिन फिर भी यद्यपि इस तरह का प्रश्न नहीं होना चाहिए। लेकिन जो रचनाएं यहाँ पर यदि हम देखें तो रामचरितमानस की यदि बात करें तो रामचरितमानस 1631 संवत में रचा जाता है। इसके पश्चात यदि देखें तो दोहावली की रचना को यदि देखें तो दोहावली आती है, और दोहावली 1626 से 80 के बीच में रची जाती है। इसके पश्चात गीतावली का 1643 समय ठहरता है, और विनय पत्रिका को यदि देखें तो 1631 का समय विनय पत्रिका का 31 से 79 के बीच में समय। तो यद्यपि इसको अंत में माना गया है, 79 का आसपास का समय माना गया है, तो ये प्रश्न में बी विकल्प यहाँ पर ठहरता है। लेकिन चूंकि प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से वहाँ पर असंगतियां मिलती हैं विभिन्न पुस्तकों में, इसलिए ये प्रश्न यहाँ पर सही नहीं माना जा सकता। क्रम की दृष्टि से ये प्रश्न सही नहीं माना जा सकता, अन्वेषण का विषय है। तो ये ठीक है कि तुलसी की प्रथम रचना वैराग्य संदीपनी मानी जाती है, और आखिरी रचना कवितावली को माना गया है। यद्यपि कुछ विद्वान वहां पर भी रामलला नेहचू को पहला मानते हैं, तो ये अलग अलग तथ्य है। अगला प्रश्न है कि सुमेलित करना है, कुछ काव्य पंक्तियां हैं और उसके रचनाकारों का नाम सामने दिया गया है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जैसा कि हम देखते हैं ये रैदास की पंक्तियां हैं। काहिरी नलिनी तू कुमलानी, तेरे नाल सरोवर पानी। जब हम इन पंक्तियों को देखते हैं तो कबीर की पंक्तियां ये ठहरती हैं। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके चाकर राम। तो ये मलूक दास की पंक्तियां हैं। ओ में जानी कवित अस कीना, मकु ये रहे जगत में चीना। जब हम ये देखते हैं तो जायसी की ये पंक्तियां ठहरती हैं। तो यहाँ पर जो विकल्प सही बैठ रहा है, रैदास दूसरे नंबर पर 2, 1, 3, 4, तो यहाँ पर ए विकल्प सही ठहरता है। मानुस प्रेम भयउ बैकुंठी, बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल पूछा गया है। निर्विवाद रूप से जायसी की ये पंक्तियां हैं। मलिक मोहम्मद जायसी भक्तिकाल की सूफी काव्यधारा के, प्रेमाख्यानक काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। सूरदास की मृत्यु पर ये काव्य पंक्ति की पुष्टि मारक को जहाज जात है
जाको कहो कुछ कछु लेना होए सो लेऊ, ये किसने कहा है? ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है और यदि हम देखें सूरदास से संबंधित ये प्रश्न है और विट्ठल दास ने ये पंक्तियां उनकी मृत्यु पर कही, तो ये विकल्प यहाँ पर सही ठहरता है। कर्म जोग पुण्य ज्ञान उपासन सब ही भ्रम भरवायो, ये प्रश्न आ चुका है। सूरदास इसके सही विकल्प ठहरते हैं। हम ये प्रश्न कर चुके हैं, दोहराव हो गया है। अगला जो प्रश्न है कि सुमेलित करना है संप्रदाय और उनके प्रवर्तक हैं, तो जब हम वल्लभाचार्य की बात करते हैं, वल्लभ संप्रदाय की बात करते हैं, तो वल्लभ संप्रदाय के प्रणेता वल्लभाचार्य हैं, ये विकल्प सही बैठता है। इसी तरह यदि गौड़ीय संप्रदाय की बात करते हैं, तो गौड़ीय संप्रदाय और हरिदासी संप्रदाय और राधा वल्लभ संप्रदाय, तो गौड़ीय संप्रदाय के स्वामी हरिदास सही बैठते हैं। और इसी तरह यदि बात की जाए गौड़ी संप्रदाय की चैतन्य महाप्रभु बैठते हैं और राधा वल्लभ संप्रदाय के हित हरिवंश, तो वल्लभ संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो वल्लभाचार्य, गौड़ीय संप्रदाय के चैतन्य महाप्रभु, हरिदासी संप्रदाय जिसे सखी संप्रदाय भी कहते हैं और जिसके प्रवर्तक स्वामी हरिदास माने गए हैं, जिसका स्थान यदि देखा जाए तो वृंदावन माना गया है, स्वामी हरिदास इसके प्रवर्तक हैं। और इसी तरह राधा वल्लभ संप्रदाय को यदि देखें तो हित हरिवंश माने गए हैं। विकल्पों में इस तरह देखकर चयन किया जा सकता है, यद्यपि वहाँ पर जो विकल्प आते हैं मैंने यहाँ पर लिखे नहीं है, लेकिन इस तरह से आप सुमेलित कर सकते हैं। तो महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्यों का वृत्तांत किस ग्रंथ में मिलता है, ये अगला प्रश्न है। तो जब हम इस प्रश्न में देखते हैं तो जो दो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जिन्हें वार्ता साहित्य के नाम से जाना जाता है, और वार्ता साहित्य में दो ग्रंथ माने जाते हैं, 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता। तो इन दोनों वार्ता ग्रंथों के रचयिता यदि देखें तो वल्लभाचार्य के जो पौत्र हैं गोसाई गोकुलनाथ इनके रचयिता हैं, और 84 वैष्णवन की वार्ता में यदि देखा जाए तो वल्लभाचार्य के शिष्यों की बात मिलती है 84 में, तो ये विकल्प सही हो जाता है। और इसी तरह 252 वैष्णवन की जो वार्ता है उसमें गोसाई विट्ठल नाथ के शिष्यों का जीवन व्रत मिलता है। तो ये जीवन वृत्तांत यदि देखें महाप्रभु वल्लभाचार्य के तो 84 वैष्णवन की वार्ता में मिलता है, और इस तरह से सी विकल्प यहाँ पर सही होना चाहिए। अगला जो प्रश्न है जिसमें सूचियों को सुमेलित करना है, और यदि यहाँ पर देखें तो विशिष्टाद्वैत जो सिद्धांत है वो रामानुजाचार्य प्रतिपादित करते हैं। इसी तरह द्वैतवाद मध्वाचार्य, शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य, और गौड़ीय संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु उस दार्शनिक मत को लेकर आते हैं। तो इन विकल्पों में इस तरह का चुनाव करना चाहिए। अगला जो प्रश्न है कि रामचरितमानस के कांडों का सही क्रम क्या है, तो जब हम देखते हैं रामचरितमानस में 7 कांड है, पहला कांड बाल कांड है और अंतिम कांड यदि देखें तो उत्तर कांड है। तो ये जब हमें विकल्प पता है कि उत्तरकांड अंतिम है और पहला बालकांड है, तो इन दो में से हमको चुनाव करना है। तो बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड और सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड, इस क्रम में ये विकल्प ठहरते हैं। तो यदि हम देखें तो बी विकल्प यहाँ पर सही ठहरता है, बालकांड, और फिर अरण्य कांड जो कि तीसरा कालखंड है, फिर सुंदरकांड जो 5वां कालखंड है,
और उत्तरकांड 7वां। तो ये क्रम है। यदि यहाँ देखें तो बालकांड, फिर सुंदरकांड, फिर अरण्य कांड यदि देखें तो तीसरा कांड है और ये 7वां है। तो बी विकल्प यहाँ पर सही बैठता है, जिसमें बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड, इन 7 कालखंडों को यदि देखें तो उसमें सही अनुक्रम का प्रयोग किया गया है। तुलसी के मत में ये एक स्थापना और तर्क का प्रश्न है, जिसमें कि तुलसी के मत में निर्गुण रूप सुलभ अति सगुन जान नहीं कोई, ये बात यहाँ पर कही गई है। और सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होई, ये बात यहाँ पर तुलसी कहते हैं। और इसके आधार पर इसका भी मत है कि तुलसी ये कह रहे हैं कि निर्गुण रूप अत्यंत सुलभ है, एक और वो सुलभ बता रहे हैं, परंतु सगुण रूप को कोई नहीं जानता, इसलिए सगुण रूप जो है वो कठिन कहा गया है। लेकिन बाद में वो सगुण को आसान और निर्गुण को दुरूह बताते हैं, तो दोनों ही बात वहां पर कह रहे हैं, तो इसमें कोई त्रुटि नहीं है। क्योंकि सगुण आकार को, तर्क ये है कि क्योंकि सगुण आकार को उपासना और अनुभव के दायरे में लाना सहज है, जबकि निर्गुण निराकार की उपासना और अनुभूति नितांत कठिन। यद्यपि ये कथन की दृष्टि से सही है, लेकिन इस तर्क की, इस स्थापना के विषय में ये तर्क सटीक नहीं बैठता। इसलिए यदि देखा जाए तो ए सही है और आर गलत है, इस विकल्प को होना चाहिए। यद्यपि जो परीक्षा में जो विकल्प है वो और है, लेकिन बी विकल्प का चुनाव यहाँ पर प्रतिभागियों को करना चाहिए। अगला जो प्रश्न है कि रहस्यवाद के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, तो पहले तो असत्य का चुनाव करना है। रहस्यवाद छायावाद की एक प्रवृत्ति है। तो रहस्यवाद का संबंध निर्गुण निराकार रूप से है, बिल्कुल सही है। जीवात्मा जब परमात्मा से संबंध जोड़ती है तो वे भावात्मक या भावनात्मक रहस्यवाद होता है, ये भी बात सही है। सूफी काव्य इसका उदाहरण है। साधनात्मक रहस्यवाद में साधक कुंडलिनी जागृत करता है, बिल्कुल सही है। कबीर रहस्यवादी कवि नहीं है, ये कथन असत्य है। कबीर तो साधनात्मक और भावनात्मक दोनों ही प्रकार के रहस्यवाद को अपने पदों में लिखते हैं। जब वो कहते हैं दुल्हन गावहु मंगलाचार, तो वहाँ पर भावनात्मक रहस्यवाद आता है। और इसी तरह वो साधनात्मक रहस्यवाद की भी बात करते हैं जब वो झीनी झीनी बीनी चदरिया पद रचते हैं। अगला जो प्रश्न है कि लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके। तुलसीदास का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, ये कथन किसने कहा है? बहुत लोकप्रिय कथन है और इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, इसलिए बी विकल्प यहाँ पर सही ठहरता है। अगला जो प्रश्न है कि बुद्धदेव के बाद भारत के सबसे बड़े लोकनायक कौन थे? तो बुद्धदेव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक तुलसीदास को कहा गया है। और किसने कहा है, ये कथन किसका है, ये प्रश्न है। तो ग्रियर्सन ये बात कहते हैं, इसलिए ग्रियर्सन का उद्धरण है, इसलिए सी विकल्प यहाँ पर सही होना चाहिए। नाभादास जो है तुलसी को कलिकाल का वाल्मीकि कहते हैं। स्मिथ मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति कहते हैं। रामचंद्र शुक्ल जो हैं वो कहते हैं कि तुलसीदास उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। इसी तरह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत कहते हैं कि कविता करके तुलसी न लसे, कविता पा लसी तुलसी की कला, ये कहते हैं। रामचंद्र शुक्ल इन्हें अनुप्रास का बादशाह कहकर पुकारते हैं, ये एक तथ्य है। तो इस प्रकार जो प्रश्न पूछा गया है कि ये बुद्धदेव के बाद भारत के सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास थे, किसका है? तो ग्रियर्सन का, सी विकल्प यहाँ पर सही ठहरता है। अगला प्रश्न है कि कौन से सिख गुरु ने गुरु नानक की रचनाओं को एकत्र कराया और गुरुमुखी अक्षरों का संस्कार किया और लंगर द्वारा अतिथि सत्कार की जो प्रथा है वो चलाई? तो यदि यहाँ सिख गुरुओं की बात की जा रही है और कौन से सिख गुरु ने ये परंपरा चलाई, तो गुरु अंगद ने ये परंपरा चलाई है और ए विकल्प यहाँ पर सही बैठता है। अगला जो प्रश्न है कि भगवान ने इन्हें रूप देने में बड़ी कंजूसी की थी, किंतु शुद्ध निर्मल और प्रेम परायण हृदय देने में बड़ी उदारता से काम लिया था। तो
तो किस रचनाकार के लिए ये कहा गया है? तो जब हम देखते हैं तो सूफी काव्य धारा से संबंधित ये प्रश्न लगता है और मलिक मोहम्मद जायसी के विषय में ये बात कही गई है। मलिक मोहम्मद जायसी बी विकल्प है, सूफी प्रेमाख्यान काव्य धारा के प्रथम प्रतिनिधि कवि हैं और बी विकल्प यहाँ पर सही ठहरता है, क्योंकि जायसी कुरूप थे, एक आंख उनके नहीं थी और इसीलिए रूप देने में बड़ी कंजूसी की थी, ये बात यहाँ पर कही गई है। बी विकल्प यहाँ पर सही ठहरता है। अगला जो प्रश्न है कि तुलसीदास की किस रचना में संत महंतों के लक्षण वर्णित हैं? तो जब हम जो इनकी पहली रचना मानी जाती है वैराग्य संदीपनी, जिसका समय 1626-27 माना गया है संवत, ब्रजभाषा में वैराग्य संदीपनी लिखी गई है, मुक्तक काव्य रूप है और तुलसी इसे अखिल ज्ञान का सागर कहकर भी पुकारते हैं। इसी में संत स्वभाव, संत महिमा, संत गुणों, संतों की नीति और राम नाम महिमा की बात की गई है, तो ए विकल्प का चुनाव यहाँ पर करना चाहिए। अगला प्रश्न है कि नवधा भक्ति को दशधा भक्ति मानने वाले भक्त कौन है? तो जब हम नवधा भक्ति की बात करते हैं और इसको दशधा भक्ति किसने माना है, तो रामानंद यहाँ पर विकल्प सही ठहरते हैं। रामानंद के बारे में ये भी कहा गया है कि भक्ति द्राविड़ी उपजी लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने 7 दीप 9 खंड। तो यहाँ पर रामानंद विकल्प सही ठहरते हैं। और यदि तथ्यों को देखें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी इन्हें आकाश धर्मा गुरु कहकर संबोधित करते हैं। बी विकल्प यहाँ पर सही ठहरता है। अगला जो प्रश्न है कि प्रेम रूपा भक्ति कर्म, ज्ञान और योग से भी श्रेष्ठ है, तो ये किससे लिया गया है? तो नारद भक्ति सूत्र से ये कथन लिया गया है। ए विकल्प यहाँ पर सही ठहरता है। अगला प्रश्न है कि बानी जगरानी की उदारता बखानी जाए, ऐसी मति कहो भौ उदार कौन की भई। बानी जगरानी या सरस्वती की महिमा की बात की जाए और उनकी महिमा का वर्णन कौन कर सकता है? रीतिबद्ध कवि केशव की पंक्तियां हैं और केशव रामचंद्रिका में ये पंक्तियां लिखते हैं, तो ए विकल्प यहाँ पर सही ठहरता है। अगला जो प्रश्न है कि किसने रीतिकाल के प्रवर्तक केशवदास को माना है? तो केशवदास को यदि प्रवर्तक देखा जाए तो डॉक्टर नगेंद्र मानते हैं। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। डॉक्टर नगेंद्र ने रीतिकाल का प्रवर्तक केशव को माना है। ओरछा नरेश मधुकर शाह के पुत्र इंद्रजीत सिंह के राज्य में रहने वाले कवि कौन है? इसका भी जो विकल्प है वो केशव ठहरते हैं। विज्ञान गीता के रचनाकार भी केशव है। बी विकल्प यहाँ पर सही है। और केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, हम सभी जानते हैं। रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा गया है। और जब हम केशव की बात कर रहे हैं तो केशव रामचंद्रिका में इतने अधिक छंदों का प्रयोग करते हैं, 70 से अधिक छंदों का प्रयोग उन्होंने रामचंद्रिका में किया है। आचार्य कवि माने गए हैं केशव। और रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, रतन बावनी, वीर सिंह देव चरित, जहांगीर जस चंद्रिका, विज्ञान गीता और छंदमाला और 12 मासा इनकी रचना मानी गई है। यदि विज्ञान गीता का रचना काल देखें तो 1610 ईस्वी ठहरता है और ये प्रबंध काव्य की श्रेणी में ये रचना आती है। तो 1610 ईस्वी इसका रचना काल है। अगला प्रश्न यदि देखें तो रीतिकाल के पतन का कारण क्या रहा है? तो रीतिकाल के पतन के कारणों को यदि देखें तो श्रृंगार की प्रधानता और श्रृंगार की उन्मुक्त प्रधानता होने के कारण वो जो काव्य है वो उतना अधिक उदात्त और श्रेयस्कर नहीं बन पड़ा। तो ये पतन का कारण माना जाता है कि वहाँ श्रृंगार की प्रधानता मिलती है। दर्शन देत जिन्हें दर्शन समुझे ना, केशव की ही पंक्तियां हैं, लेकिन यहाँ प्रश्न है कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो दर्शन देत, जिसका दर्शन किया जाए, जिसे देखा जाए, उस दर्शन की बात की जा रही है। और जिन्हें दर्शन
समझे ना, 6 दर्शनों की बात की जा रही है, तो अलग अलग अर्थ है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार प्रयुक्त में हुआ है, तो यदि देखा जाए तो यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है, जिसमें शब्दों की आवृत्ति होती है लेकिन अर्थ अलग अलग ठहरता है। तो यमक अलंकार बहुत आसान सा प्रश्न है। रीतिकाल को यह नाम का तात्पर्य है रीतिकाल ही नाम किस विद्वान ने दिया है। तो यदि रीतिकाल को रीतिकाल नाम की बात करते हैं तो रामचंद्र शुक्ल जो हैं वो रीतिकाल नाम देकर नवाजते हैं, तो इसलिए सी जो विकल्प है वो सही ठहरता है। आदिकाल के नाम की तरह ही रीतिकाल का जो नाम है वो भी विवादास्पद रहा है। इसे अंधकार काल त्रिलोचन ने कहा है, कला काल डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसाल और भगीरथ मिश्र कहते हैं। रीतिकाल नाम जॉर्ज ग्रियर्सन भी इस नाम से सहमति रखते हैं, और अलंकृत काल मिश्र बंधु देते हैं, और श्रृंगार काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र देते हैं। तो ये ध्यान रखना चाहिए, बहुत अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला जो प्रश्न है कि भाषा भूषण ग्रंथ के रचयिता कौन है, तो जसवंत इसके रचयिता ठहरते हैं। बी विकल्प का चुनाव करना चाहिए। रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा है, अभी हमने ये बात की, मिश्र बंधु अलंकृत काल कहते हैं, तो ए विकल्प का चुनाव यहाँ पर करना चाहिए। अगला जो प्रश्न है कि रीतिकाल में रीति रस रीति प्रेम का संक्षिप्त रूप है। रीतिकाल में रीति रस रीति प्रेम और रीति का संक्षिप्त रूप है, ये कथन किसने कहा है, तो ये कथन गणपति चंद्र गुप्त का कथन है और इसी तरह कथन है, इसलिए ए विकल्प यहाँ पर चुनना चाहिए। चिंतामणि के कौन से ग्रंथ की जानकारी शिवसिंह सरोज में दी गई है। छंद विचार पिंगल जो चिंतामणि का ग्रंथ है उसकी जानकारी शिव सिंह सरोज में मिलती है, तो डी विकल्प का चुनाव यहाँ पर करना चाहिए। अगला जो प्रश्न है कि छत्रसाल दशक के रचयिता कौन है, तो यहाँ पर जो भूषण कवि हैं वो छत्रसाल दशक के रचयिता माने गए हैं। यदि हम भूषण की बात करते हैं तो भूषण ने वीर काव्य लिखा है रीतिकाल में, और रीतिकाल के महत्वपूर्ण कवि ठहरते हैं। एक अलग धारा में जो रचनाएं करते हुए भूषण नजर आते हैं और महत्वपूर्ण कवि माने गए हैं रीतिकाल के। शिवराज भूषण भी इनकी महत्वपूर्ण रचना है। शिवराज भूषण 1673 में लिखते हैं शिवा बावनी छत्रसाल दशक, जिसमें राजा छत्रसाल की प्रशस्ति का वर्णन है, तो डी विकल्प सही है। रीति शब्द की बात रीतिकाल के संदर्भ में, तो संस्कृत काव्य शास्त्र में रीति शब्द का मूल अर्थ क्या है, काव्यांग विशेष के अर्थ में ठहरता है। ए विकल्प का चुनाव यहाँ पर करना चाहिए कि जहाँ पर रीति से अभिप्राय अनुकरण करने की प्रवृत्ति से ना होकर काव्यांग विशेष की रूप में लिया गया है, तो वो रीति शब्द का मूल अर्थ है। ए विकल्प यहाँ पर सही ठहरता है। जन्म काल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम है, तो यहाँ पर यद्यपि रीतिकाल के कवियों की जानकारी भी सही नहीं मिलती है, जन्म संबंधी जानकारी, तो प्रश्न विवादित हो सकता है, लेकिन फिर भी यदि विकल्पों का चुनाव ही करना है तो ए विकल्प यहाँ पर बिहारी, चिंतामणि, भूषण और मतिराम इस तरह किया जा सकता है। लेकिन रीतिकाल के अधिकांश कवियों के जन्म के संबंध में काफी विवाद है, इसलिए ये प्रश्न इस दृष्टि से ठीक नहीं है। कौन सा जो विकल्प है वो असंगत है, तो जब हम विकल्पों की बात कर रहे हैं तो चिंतामणि की रचना कविकुल कल्पतरु है, इसमें कोई संशय नहीं है। मतिराम व्रत कौमुदी लिखते हैं, ये भी ठीक है। भूषण की छत्रसाल दशक है, ये भी ठीक है। काव्य मंजरी जो है वो बोधा की रचना नहीं है यहाँ पर देखा जाए, तो ये विकल्प डी विकल्प का चुनाव यहाँ पर करना चाहिए। अगला जो प्रश्न है कि सुधानिधि और नखशिख ग्रंथ के रचयिता का नाम क्या है। जब हम सुधानिधि और नखशिख की बात करते हैं तो तोष कवि हैं वो इसके रचनाकार ठहरते हैं, तो सी विकल्प का चुनाव यहाँ पर करना चाहिए।
अग्रदास द्वारा रचित ध्यान मंजरी का विषय क्या है? तो जैसा कि अग्रदास को हम देखते हैं, तो अग्रदास वहाँ पर राम भक्ति धारा के कवि ठहरते हैं और अग्रदास की ध्यान मंजरी में भी राम के सौंदर्य और वैभव का वर्णन मिलता है, तो डी विकल्प यहाँ पर सही ठहरता है। नवरस तरंग रचना के रचनाकार हैं। तो जब नवरस तरंग की बात यहाँ पर की जा रही है, तो इसके जो रचनाकार ठहरते हैं वो कवि बेनी प्रवीण ठहरते हैं। ए विकल्प यहाँ पर सही होता है। स्वकीय के विविध विलासों का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? तो अष्टयाम में ये विवेचन मिलता है। सी विकल्प यहाँ पर सही ठहरता है। बुद्धिसेन नामक कवि बाद में किस नाम से विख्यात हुए? बुद्धिसेन ही बोधा के नाम से विख्यात हुए। ए विकल्प यहाँ पर सही ठहरता है। जब हम बोधा की बात करते हैं, बोधा विरहवारिश और इश्कनामा जो ग्रंथ है वो ही उन्होंने लिखा है और 1747 ईस्वी इनका समय है। प्रेम पर आधारित मुक्तक संग्रह इन्होंने लिखे हैं। पूरा नाम बुद्धिसेन है। प्रेम के पीर के कवि माने गए हैं घनानंद की ही भांति, और इनकी प्रेमिका का नाम सुभान है और अधिकांश पद भी इन्हीं को संबोधित करते हुए लिखे हैं। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर। कविता वर्धिनी सभा की स्थापना कब मानी गई है? तो 1870 ईस्वी। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं, सी विकल्प का चुनाव यहाँ पर करना चाहिए। अगला प्रश्न है कि 1884 ईस्वी में हरिश्चंद्र चंद्रिका में भारतेंदु हरिश्चंद्र की एक प्रसिद्ध कविता मंद मंद आवे देखो प्रातः समीरन, तो ये किस छंद में छपी थी, किस छंद में प्रकाशित हुई थी? तो यदि इसको देखा जाए तो ये प्यार छंद में मिलती है ये कविता, मंद मंद आवे देखो प्रातः समीरन। तो यहाँ पर सी विकल्प का चुनाव करना चाहिए। जैसा कि भारतेंदु के समय में कविता की भाषा ब्रजभाषा थी और विभिन्न छंदों का प्रयोग वहां पर किया जा रहा था। साकेत की पारिवारिक भावमयता के कारण अमुक आलोचक ने इसे गार्हस्थ्य रस की संज्ञा दी है। तो किसने दी है? यदि इसको देखा जाए तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साकेत के विषय में ये बात कही है। ए विकल्प को यहाँ पर चुनना चाहिए। अगले प्रश्न जो है सुमेलित कीजिए है, और यदि इसमें देखा जाए तो मिलन जो रचना है वो विदेशी राज्य से स्वदेश उद्धार की बात करती है। पथिक की बात की जाए तो क्रूर एकतंत्र से मुक्ति पाने के लिए बलिदान की कहानी है। स्वप्न की बात की जाए आक्रमणकारी शत्रु से देश की रक्षा की कथा है, और करुणा क्रंदन में देश की दुर्दशा का चित्रण है। तो मिलन, पथिक, स्वप्न और करुणा क्रंदन की बात यहाँ पर की जा रही है। तो ये जो रचनाएं हैं वो राम नरेश त्रिपाठी की रचनाएं यहाँ पर मानी जा रही हैं, और ये जो रचनाएं हैं उनका यदि इसमें हमने 4, 3, 2, 1 के क्रम से देखें तो जो विकल्प है वो सी विकल्प यहाँ पर सही ठहरता है। 64वें प्रश्न की बात हम कर रहे हैं, और त्रिपाठी, राम नरेश त्रिपाठी की जब बात करते हैं तो तुलसीदास और उनकी अमर रचनाओं का भी जो प्रभाव है वो उन पर देखा जाता है। राम नरेश त्रिपाठी 4 मार्च 1889 को उनका जन्म हुआ है, और पथिक, स्वप्न और जो मिलन है वो खंड काव्य की श्रेणी में आते हैं, और मानसी उनकी जो रचना है वो कविता काव्य संग्रह की श्रेणी में रखा जाता है। छायावादी काव्य भाषा का संबंध फ्रांसीसी प्रतीकवाद से किसने जोड़ा है? तो यदि इस प्रश्न को देखें तो रामचंद्र शुक्ल से जोड़ते हैं। डी विकल्प सही ठहरता है। अगला प्रश्न है कि छायावाद महज संध्या सुंदरी, चांदनी रात या नौका विहार का चित्र नहीं है, वह मूलतः शक्ति काव्य है। पुनर्जागरण चेतना का व्यापक एवं सूक्ष्म रूप है और अपनी अर्थ प्रक्रिया में मानव व्यक्तित्व को गहरे स्तरों पर समृद्ध करता है। ये किसका अभिमत है? तो जो छायावाद के संदर्भ में ये बात यदि देखी जाए तो रामस्वरूप चतुर्वेदी ने ये बात कही है, और छायावाद की जो बहुत सारी
परिभाषाएं हैं उसमें एक अभिमत रामस्वरूप चतुर्वेदी का आता है, तो ए विकल्प को यहाँ पर चुनना चाहिए। अगला जो प्रश्न है कि विधवा, भिक्षुक और बादल राग निराला की कविताएं हैं। ये चर्चित कविताएं निराला के किस काव्य संग्रह में हैं? तो ये परिमल काव्य संग्रह में संग्रहित हैं। बी विकल्प का चुनाव यहाँ पर करना चाहिए। निराला की बात जब हम करते हैं, अनामिका 1923 ईस्वी में आता है, परिमल 1930 ईस्वी में आता है, गीतिका की बात करें 1936 में आती है, और अणिमा 1943 ईस्वी में प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से देखते हैं तो ये इनकी रचनाओं के प्रकाशन वर्ष का क्रम है। कवि पंत ने, अगला सवाल कि कवि पंत ने अपने किस संग्रह की रचनाओं को गद्य गीत कहा है? तो यहाँ पर युगवाणी, जो बी विकल्प है, युगवाणी संग्रह की रचनाओं को उन्होंने गद्य गीत कहकर पुकारा है। अगला जो प्रश्न है कि अपने दुख, ये निहार को इस तरह लिखा जाना चाहिए, अपने दुखवाद के विषय में भी दो शब्द कह देना आवश्यक जान पड़ता है। सुख और दुख के धूप चाही डोरों से बुने हुए जीवन में मुझे केवल दुख ही गिनते रहना इतना क्यों प्रिय है? ये बात लोगों के लिए आश्चर्य का कारण है। इस क्यों का उत्तर दे सकना मेरे लिए किसी समस्या के सुलझा डालने से कम नहीं है। ये विचार महादेवी ने अपने किस काव्य संग्रह की भूमिका में व्यक्त किए हैं? तो यदि ये विचार यदि देखें तो रश्मि जो काव्य संग्रह है उसमें महादेवी वर्मा ये विचार व्यक्त करती हैं। छायावादी कवियों में सर्वाधिक रहस्य भावना महादेवी वर्मा में पाई जाती है और आरंभ से अंत तक छायावादी प्रकृति की ही वे कविताएं लिखती हैं। यामा में जो संकलन है, निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत, ये यामा में इनके महत्वपूर्ण गीतों का संकलन है। महादेवी को आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है और हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी भी कहा जाता है। तो ये महादेवी वर्मा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो ध्यातव्य है। इनके जो रश्मि काव्य संग्रह जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसकी भूमिका में उक्त कथन है, उस पर बौद्ध दर्शन का गहरा प्रभाव भी दिखाई देता है। अगला प्रश्न यदि देखें तो प्रबंधात्मक कृति कौन सी है? तो यदि इसमें देखें तो एक दिन बोलेंगे पेड़, कालपात्र, बेहतर दुनिया के लिए और पुनर्वास का दंड की बात यहाँ पर की जा रही है। तो प्रबंधात्मक कृति को जब देख रहे हैं तो पुनर्वास का दंड जो है वो प्रबंधात्मक कृति ठहरती है। तो डी विकल्प का चुनाव यहाँ पर किया जाना चाहिए। प्रबंधात्मक कृति है और डी विकल्प सही ठहरता है। अगला जो प्रश्न है कि शत्रु मेरा बन गया है, छल रहित व्यवहार मेरा, ये काव्य पंक्ति किसकी है? तो यहाँ पर ये देखा जाए तो हरिवंश राय बच्चन की ये काव्य पंक्ति बैठती है कि शत्रु मेरा बन गया है, छल रहित व्यवहार मेरा। हरिवंश राय बच्चन की ये पंक्तियां हैं। सी विकल्प का चुनाव यहाँ पर करना चाहिए। अगला जो प्रश्न है कवि की वासना से वो लिया गया है, हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित है कवि की वासना, जिसमें ये पंक्ति है। सुमेलित करना है कि ये जो रचनाएं हैं वो किसकी है। तो हमसे भी पहले लोग यहाँ थे। यदि इन विकल्प को देखें तो ये अनामिका का बता रखा है, लेकिन अनामिका जो कवयित्री है उनका नहीं है, ये इंदु जैन का काव्य ग्रंथ है। एक मरण धर्मा और अन्य ऋतुराज का है। चेत की लाल टहनी विजेंद्र, हो जाने दो मुक्त सुनीता जैन। तो यहाँ पर जो ए विकल्प है वो सुमेलित नहीं है, ए विकल्प का चुनाव करना चाहिए। अगला जो प्रश्न है उसमें सुमेलित करना है और यहाँ पर यदि देखा जाए तो अग्नि रेखा का जो समय है वो 1990 ठहरता है। धूम्र वलय की जब बात की जा रही है तो 1981 इसका समय है। इस अकाल वेला में जो बात की जा रही है 1988 समय है और पुरानी जूतियों का जो कोरस है उसका समय यदि देखा जाए तो 1983। तो इस दृष्टि से बी
विकल्प सही ठहरता है। अगला प्रश्न कि नंद किशोर आचार्य द्वारा रचित काव्य संग्रह कौन सा नहीं है? जल है जहां नंद किशोर आचार्य जी का है, वह एक समुद्र था ये भी उनका है, कविता में नहीं है जो, ये भी नंद किशोर आचार्य जी का है, लेकिन जो नहीं है वो दिन एक नदी बन गया, ये रामदरस मिश्र जी का काव्य संग्रह है। तो जो डी है वो विकल्प यहाँ पर सही नहीं बैठता और डी विकल्प का चुनाव यहाँ पर करना चाहिए। सोनेट सिद्ध कवि के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो सोनेट के लिए कौन जाने जाते हैं? त्रिलोचन जाने जाते हैं। बी का चुनाव यहाँ पर करना चाहिए क्योंकि त्रिलोचन को सोनेट के लिए जाना जाता है, खासा प्रसिद्ध त्रिलोचन इस बारे में रहे हैं। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूं लेकिन मुझे मत फेंको, ये किसने कहा है? तो जब हम बात करते हैं नए कवियों की, तो जो धर्मवीर भारती की ये पंक्ति ठहरती है और सी विकल्प का चुनाव यहाँ पर करना चाहिए कि मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूं लेकिन मुझे मत फेंको। धर्मवीर भारती यहाँ पर ये बात कहते हैं। और जब हम धर्मवीर भारती का समय देखते हैं 1926 से 1997 समय है। ठंडा लोहा, कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, देशांतर, सपना, अभी भी और आद्यंत इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं ठहरती हैं। तो धर्मवीर भारती की पंक्ति है और सी विकल्प का चुनाव करना चाहिए। खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास का प्रकाशन वर्ष यदि देखें तो सी 1914 ठहरता है और प्रिय प्रवास को खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना गया है, जो जिसके रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद माने गए हैं। मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का ये कथन उनके किस पुस्तक की भूमिका में वर्णित है? परिमल की भूमिका में है। डी विकल्प का चुनाव यहाँ पर करना चाहिए। अगला जो प्रश्न है कि राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित काव्य संग्रह कौन सा है? तो जब विकल्पों को देखते हैं तो कुमकुम बालकृष्ण शर्मा नवीन द्वारा रचित है। मौर्य विजय की बात करते हैं, सियाराम शरण गुप्त की ये रचना है। रसवंती की जब हम बात करते हैं तो, और एकांत संगीत की जब हम बात करते हैं, एकांत संगीत बच्चन का है। तो जो रसवंती जो है रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित काव्य संग्रह ठहरता है। तो यहाँ पर जो विकल्प मिलता है सी विकल्प का चुनाव करना चाहिए। रचनाकार और काव्य संग्रह का कौन सा मेल उचित नहीं है? तो यहाँ पर जब हम देखते हैं नरेश मेहता वनपाकी सुनो सही है, रघुवीर सहाय सीढ़ियों पर धूप में सही है, गिरजा कुमार माथुर धूप के धान सही हैं, लेकिन जो अनुक्षण है वो प्रभाकर माचवे का काव्य संग्रह है। तो इस दृष्टि से जो विकल्प है वो ए विकल्प यहाँ पर उचित नहीं है, तो ए का चुनाव करना चाहिए। अगला प्रश्न है कि हिंदी नई चाल में ढली कब लिखा? तो ये हिंदी नई चाल में ढली भारतेंदु लिखते हैं, कालचक्र में लिखते हैं और 1873 में लिखते हैं। तो सी विकल्प का चुनाव यहाँ पर करना चाहिए। अगला जो प्रश्न है कि सरस्वती में किन विषयों से संबंधित लेख छपते थे? सरस्वती द्विवेदी युग की महत्वपूर्ण पत्रिका है जिसमें साहित्य, दर्शन, इतिहास, अर्थशास्त्र, विज्ञान लगभग सभी विषयों से संबंधित लेख छपते थे। तो डी विकल्प सभी विषयों से संबंधित सही है। अगला जो प्रश्न है सुमेलित करना है, कहानियों के नाम है और रचनाकार के नाम के समक्ष दिए गए हैं, तो उन्हें सुमेलित करना है। तो यहाँ पर आचार्य शुक्ल की रचना देखें, 11 वर्ष का समय मिलता है। इसी तरह बंग महिला की बात करें तो बंग महिला की रचना दुलाई वाली है। किशोरीलाल गोस्वामी की बात करें तो किशोरीलाल गोस्वामी इंदुमती को लिखते हैं और मास्टर भगवान दास प्लेग की चुड़ैल लिखते हैं। तो आचार्य शुक्ल, बंग महिला, किशोरीलाल गोस्वामी और मास्टर भगवान दास। तो 4, 1, 2, 3 बी विकल्प यहाँ पर सही ठहरता है।
अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा उपन्यास नहीं है? बसंती, मैयादास की माड़ी, भाग्य रेखा, तीनों ही उपन्यास यहाँ पर ठहरते हैं। और जब हम बात करते हैं उपन्यासों की, तो किसके द्वारा रचित है? यदि ये देखें तो भीष्म साहनी द्वारा रचित हैं, लेकिन खरोके नाम का कोई उपन्यास नहीं मिलता। यद्यपि इस तरह की प्रश्न नहीं, झरोके नाम का उपन्यास मिलता है, तो यहाँ पर बी विकल्प का चुनाव किया जा सकता है। भाग्य रेखा, मैयादास की माड़ी और बसंती तीनों ही भीष्म साहनी के उपन्यास मिलते हैं। तो निम्न में से अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन से कहानीकार नई कहानी आंदोलन से संबंध नहीं है? यदि देखा जाए, मन्नू भंडारी, निर्मल वर्मा, भीष्म साहनी, कमलेश्वर, मोहन राकेश, ये सभी नई कहानी आंदोलन से संबद्ध नजर आते हैं, लेकिन स्वयं प्रकाश नहीं है। तो डी विकल्प का चुनाव यहाँ पर सही है। समांतर कहानी आंदोलन का किस पत्रिका से जुड़ाव माना जाता है? समांतर कहानी आंदोलन, सारिका, दोनों कमलेश्वर से जुड़े रहे हैं और ए विकल्प यहाँ पर सही बैठता है। अगला जो प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा नाटक नहीं है? तो यहाँ पर यदि देखा जाए, 8वां सर्ग नाटक है, नींद क्यों रात भर नहीं आती, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक सभी नाटक है, काटना शमी का वृक्ष, पद्म पंखुरी की धार से, जो सुरेंद्र वर्मा का है। यद्यपि ये भी दृश्य काव्याख्यान की श्रेणी में आता है, लेकिन काव्याख्यान है, इसलिए डी विकल्प का चुनाव यहाँ पर किया जा सकता है। अगला जो प्रश्न है कि तूफानों के बीच रेखाचित्र किसके बारे में है? तो तूफानों के बीच बंगाल का अकाल से संबंधित है ये रेखाचित्र। रेखाचित्र एक महत्वपूर्ण विधा है, यद्यपि भारतेंदु युग से ही इसका भी प्रारंभ माना जाता है, लेकिन आधुनिक काल के साथ ये रिपोर्ताज, ये रेखाचित्र और अधिक विकसित हुए। रांगेय राघव की ये रचना है। मार्मिक रिपोर्ताज है, एक तरह से रेखाचित्र का भी संज्ञा दी है, लेकिन रिपोर्ताज शैली के अधिक निकट है और ये रिपोर्ताज बंगाल के अकाल का एक संवेदनशील चित्रण करता हुआ नजर आता है, जिसको उन्होंने 4 भागों में लिखा है कि बांध भांगे दाओ, एक रात, मरेंगे साथ जिएंगे साथ और एक अदम्य जीवन। तो 1922 से 1944 के अंतराल में जो बंगाल में अकाल पड़ा है, भीषण अकाल की भयावहता के रांगे राघव साक्षी रहे हैं और उन्होंने ये रिपोर्टाज तूफानों के बीच लिखा है, जो कि 4 भागों में लिखा गया है। अगला जो प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी आत्मकथा स्त्री लेखक द्वारा नहीं लिखी गई है? अन्या से अनन्या, एक कहानी, यह भी, दोहरा, अभिशाप, ये सारी आत्मकथाएं यदि देखा जाए तो स्त्री लेखिकाओं या स्त्री लेखक द्वारा, स्त्री लेखिकाएं तो नहीं कहना चाहिए, स्त्री लेखक द्वारा लिखी गई है। जब हम बाकी सबका पता है, यदि दोहरा अभिशाप आत्मकथा की ही बात की जाए तो प्रथम दलित स्त्री आत्मकथा मानी जाती है और कौशल्या बेसंत्री की आत्मकथा है ये। लेकिन यदि डी विकल्प देखें, मेरा बचपन मेरे कंधों पर, शिवराज सिंह बेचैन की है और इस तरह बहुत आसान है इसे अलग करना कि शिवराज सिंह बेचैन द्वारा रचित, ये किसी स्त्री द्वारा नहीं पुरुष द्वारा रचित है, तो डी विकल्प यहाँ पर मिलता है। यदि इसी तरह बात करें, अन्या से अनन्या की बात करें, बहुत चर्चित आत्मकथा है अन्या से अनन्या, और ये प्रभा खेतान की पुस्तक है। प्रभा खेतान की आत्मकथा अन्या से अनन्या मिलती है। और इसी तरह एक कहानी यह भी मिलती है और इसमें यदि देखा जाए तो ये भी स्त्री द्वारा रचित है। एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी ने ये लिखा है, एक कहानी यह भी। तो इस प्रकार डी विकल्प सही बैठता है। हम हारे तो क्या, मैदान से भागे तो नहीं। अगला जो प्रश्न है, रोए तो नहीं, धांधली तो नहीं की, ये संवाद किस पात्र का है? जो पात्र नजर आ रहे हैं प्रेमचंद के नजर आ रहे हैं, और सूरदास जो पात्र है, जो कि रंगभूमि उनके उपन्यास का पात्र है, ये उसका कथन है। तो सी विकल्प यहाँ पर 90 का सही बैठता है।
अगला प्रश्न है कि अखिलेश की कहानी चिट्ठी किसके बारे में है। चिट्ठी बहुत महत्वपूर्ण कहानी है और जब हम देखते हैं तो बेरोजगार नौजवानों के बारे में ये कहानी बात करती है, तो डी विकल्प यहाँ पर सही बैठता है। शिवशंभू के चिट्ठे व्यंग्य के लेखक कौन है। बाल मुकुंद गुप्त ने लिखा है, बहुत सुंदर व्यंग्य बन पड़ा है, तो डी विकल्प का चुनाव यहाँ पर करना चाहिए। महादेवी वर्मा कृत मेरा परिवार किसके बारे में है। तो जब हम महादेवी वर्मा कृत मेरा परिवार की बात करते हैं तो पशु पक्षियों के बारे में है ये संस्मरण, तो ए विकल्प का चुनाव करना चाहिए। सतमी के बच्चे कहानी संग्रह के लेखक हैं राहुल संकृत्यायन हैं, बी विकल्प का चुनाव करना चाहिए। पहल पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है। जबलपुर से ये प्रकाशित होती है, सी विकल्प का चुनाव। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का महत्वपूर्ण नाटक है, लेकिन उसके पात्र कौन नहीं है। तो कालिदास है, मल्लिका प्रियंगु मंजरी है, लेकिन विक्रमादित्य नहीं है, तो बी विकल्प का चुनाव करना चाहिए। अगला जो प्रश्न है कि अनस्थिरता संबंधी विवाद किसके बीच में हुआ है। तो हिंदी के साहित्यकारों के बीच बहुत सारे विवाद होते रहे हैं, तो अनिस्थिरता संबंधी जो विवाद हुआ है वो यदि देखा जाए तो आचार्य द्विवेदी और बाल मुकुंद गुप्त के मध्य हुआ है और ये एक ऐतिहासिक विवाद रहा है जो कि द्विवेदी जी ने सरस्वती में प्रकाशित भी किया है। अनिस्थिरता का ऐतिहासिक विवाद जो सरस्वती के नवंबर 1905 के अंक में भाषा और व्याकरण शीर्षक जो निबंध लिखकर उसमें चिंता बताई, उस पर ये बात की गई है, तो बी विकल्प यहाँ पर सही बैठता है। आचार्य द्विवेदी और बाल मुकुंद गुप्त के बीच में ये विवाद हुआ। मन्नू भंडारी की किस कहानी पर बासु चटर्जी ने फिल्म का निर्माण किया है। तो यही सच है पर रजनीगंधा फिल्म का निर्माण हुआ है, तो सी विकल्प यहाँ पर सही ठहरता है। अगला जो प्रश्न है कि मिला तेज से तेज जीवनी के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो मिला तेज से तेज जो जीवनी लिखी गई है वो सुभद्रा कुमारी चौहान पर लिखी गई है, पहली बात तो ये, और ये जीवनी लिखी है उनकी पुत्री सुधा चौहान ने, तो ये बात ध्यान देनी चाहिए। तो यहाँ पर यदि देखें तो ये पुत्री द्वारा लिखित माता की जीवनी है, डी विकल्प ये सही बैठता है, तो डी विकल्प का चुनाव करना चाहिए। अगला और जो अंतिम प्रश्न है कि दूसरी परंपरा की खोज आलोचना कृति किसने लिखी है, किसके द्वारा कृत है। तो ये यदि देखा जाए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखी है दूसरी परंपरा की खोज, और ये महत्वपूर्ण कृति है, तो इस तरह माना जाना चाहिए। दूसरी परंपरा की खोज आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के माध्यम से लिखी गई है। भारतीय संस्कृति और साहित्य की लोकोन्मुखी क्रांतिकारी परंपरा को खोजने का प्रयास है। किसके बारे में है, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखी है, लेकिन जो रचयिता है वो नामवर सिंह है, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी के माध्यम से लिखा गया है, उनके बारे में लिखा गया है, इसलिए सी विकल्प का चुनाव यहाँ पर करना चाहिए। तो दूसरी परंपरा की खोज आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के माध्यम से भारतीय संस्कृति और साहित्य की लोकोन्मुखी क्रांतिकारी परंपरा को खोजने का सर्जनात्मक प्रयास है, 8 अध्यायों में है और नामवर सिंह द्वारा ये लाई गई है पुस्तक। तो इस प्रकार ये 100 प्रश्न यहाँ पर समावेशित किए गए हैं और उनका हमने तथ्यात्मक अध्ययन करने की चेष्टा यहाँ पर की है। आगे हम जारी रखेंगे हिंदी साहित्य के विषयों पर, उपविषयों पर बात करना। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।